Hello students, I'm your teacher for this lecture. Welcome to the MCQ discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of strategies for enhancement in food production. So let's start the discussion. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन इन द सिल्क वॉर्म एंड बैडली अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क. जो हमारे पास इसमें डिजीज है बेटा, दैट इज एक्चुअली कॉज्ड बाय प्रोटोजोन. सो इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन कि दे आर आस्किंग अबाउट द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन प्रोटिस्टा. सो प्रोटोजोन प्रोटिस्टा में सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है पेब्राइन डिजीज. क्लियर. सेकेंड ऑप्शन आपके पास आता है पॉलीहिड्रोसिस. देन थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है ग्रीन मस्कडाइन एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास आता है ग्रिजरी. तो इन डिजीज में जो डिजीज प्रोटोजोन प्रोटिस्टा कॉज करेगा एंड विच एक्चुअली badly affect the production of the silk, that is actually the first disease which is known as the pebrine disease. Pebrine is the most common disease which occur in case of the silkworm which badly affect the production of the silk, and it is caused by the protozoan protista whose name is Nosema bombaceus. So Nosema bombaceus is the causative agent which actually cause the disease which is called pebrine disease. Polyhedrosis, green muscadine and grazery are not caused by the protozoan protista. तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. सेकेंड आपके पास आता है ब्लू रेवोल्यूशन इन द एनहांसमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ. ब्लू रेवोल्यूशन इज बेसिकली रिलेटेड विद द एनहांसमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द फिश कल्चर विच इज ऑल्सो नोन एज द पीसी कल्चर. क्लियर. सो मिल्क से अगर रिलेटेड है तो दैट कम्स अंडर द वाइट रेवोल्यूशन अलॉन्ग विद द एग. वीट अगर होगा तो दैट रिलेटेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन, बट द क्वेश्चन में मेंशन है बेटा ब्लू रेवोल्यूशन. सो इट इज एक्चुअली रिलेटेड विद द फिश प्रोडक्शन, एनहांसमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द फिश एंड इट्स प्रोडक्ट. तो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. नंबर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द कॉलम एंड द कॉलम 2. तो कॉलम 1 में आपको जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिए हैं उसमें सबसे पहले है शहतूश, देन आपके पास है पश्मीना, अंगूरा एंड शैग्रीन. क्लियर. और सामने आपके पास कॉलम 2 में बेटा आपको ऑर्गेनिज्म दिए जिनसे वो प्रोडक्ट हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन ह्यूमन के इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए उनको यूज़ किया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास देखो पश्मीना है वो बेसिकली आपके पास एक वूल है that is coming from the goat, and angura जो है that is again a kind of the wool. shagreen है it is a product which is coming from the shark से निकाला जाता है. and शहतूश जो है हमारे पास वो basically हम लोगों के पास है again a product which is coming from a variety of the goat जो कि mountains में मिलती है जिनको चीरू बोला जाता है. क्लियर. तो फर्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास है बेटा शहतूश, दैट्स गोट फॉर द थर्ड वन चीरू. पश्मीना जो हम लोगों के पास आता है दैट गोज फॉर द गॉट. अंगूरा वूल इज कॉमनली आपको पता है रैबिट से लिया जाता है, बहुत वार्म होता है. और शैग्रीन इज अ प्रोडक्ट विच इज कमिंग फ्रॉम द शार्क. तो इससे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बना वो बना यहाँ पर सी ऑप्शन. तो थर्ड में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी. क्वेश्चन नंबर 4 आता है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द सेरीकल्चर. सेरीकल्चर में बेसिकली आप सिल्क का प्रोडक्शन करते हो. सो इट इज एक्चुअली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क बाय कल्चरिंग द सिल्क वॉर्म विच इज कॉल्ड बॉम्बेक्स मोरी. क्लियर. सो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है बेटा कि सिल्क इज फॉर्म्ड ऑफ द सेरेसिन एंड द फिब्रोइन प्रोटीन. जो सिल्क है वो सेरेसिन और फिब्रोइन प्रोटीन का बनता है, जो बिल्कुल आपके पास करेक्ट है. यहाँ पर सेरेसिन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ द वैक्सी सब्सटेंस जो कि फिब्रोइन प्रोटीन के फाइबर्स को आपस में कनेक्ट करके सिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है. The process of removing the threads from the killed cocoon is called thinning. Now that is the incorrect statement बेटा कि thinning इसको नहीं बोला जाता. इस प्रोसेस को बेसिकली रीलिंग बोला जाता है. जब कोकोन में से थ्रेड्स निकाली जाती हैं उसको गर्म उसमें हॉट वाटर में डाल के, तो दैट प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड रीलिंग. इट इज़ नॉट कॉल्ड थिनिंग. सो दैट इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सी आपके पास है सिल्क ग्लैंड्स आर द मॉडिफाइड स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो बिल्कुल क्लियर है. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन, जो अगेन क्लियर है. तो इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से हमने बताना है अबाउट द सेरीकल्चर, दैट इज द बी ऑप्शन. तो फोर्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द थ्रेड्स फ्रॉम द किल्ड कोकोन इज कॉल्ड थिनिंग, जो कि गलत है. इट इज कॉल्ड रीलिंग.
क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, चूज द इनकरेक्ट वन। तो इसमें टसर सिल्क वॉर्म के सामने लिखा है एंथ्रिया, जो बिल्कुल क्लियर है। ब्रॉयलर जो है वो बेसिकली हैन के मीट को बोला जाता है, जो फ्लैश उनका यूज होता है बाय ह्यूमन कंजम्पशन। साहिवाल जो काओ की वेराइटी है वो ड्रॉट ब्रीड नहीं है, ये गलत है यहाँ पर, दिस इज द इनकरेक्ट मैच। बेसिकली बेटा जो साहिवाल है वो मिल्च ब्रीड में आता है, जो कि इन्वॉल्व है इन द गुड प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। मिल्क प्रोडक्शन इसका बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो इसको मिल्च ब्रीड बोला जाता है, नॉट द ड्रॉट। सो इट इज अ इनकरेक्ट वन। हिजारडेल जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोडक्ट है, जो बिल्कुल सही है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द टू डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ द शीप, सो इट इज अ क्रॉस ब्रीडिंग प्रोडक्ट विच इज कंप्लीटली राइट। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है बेटा 5th में, तो इनकरेक्ट आप लोगों के पास बनता है यहाँ पर सी ऑप्शन। नंबर 6 क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउथ पार्ट ऑफ द सिल्क वॉर्म लार्वा इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोकोन। जो कोकोन बनाने में सिल्क वॉर्म का माउथ पार्ट है, वो कौन सा माउथ पार्ट है जो मॉडिफाइड होके हेल्प करता है इन द सिक्रेशन ऑफ द कोकोन बेटा। तो फर्स्ट पार्ट है मैक्सिला, विच इज बेसिकली कॉल्ड द अपर जॉ, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द कोकोन फॉर्मेशन। मैंडिबल, लोअर जॉ इज नॉट इन्वॉल्व इन द कोकोन फॉर्मेशन। Hypopharynx is basically the tongue, which is again not involved in the cocoon formation. It is actually the labium, that is the part of the mouth which actually help in the formation of the silk gland so that it can form the cocoon. तो 6 में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा that will be the D ऑप्शन। नंबर 7 है, हाउ मैनी ब्रीड्स ऑफ द बफलोज आर बेसिकली जो हमारे पास हैं, कितनी, ये 5 वेराइटीज़ आपको दी है बेटा, 5-6 वेराइटी, इनमें से कितनी ब्रीड्स हैं जो बफलो की ब्रीड्स हैं वो हमने बताना है। तो इसमें देखो सबसे पहले अगर मेरिनो की मैं बात करूं तो ये तो शीप की वेराइटी है। एसील जो है वो पोल्ट्री बर्ड्स की वेराइटी है। अब इसमें आप लोगों के पास बचा सूरती, नागपुरी, साहिवाल एंड मुरा। तो अगर इस क्वेश्चन में आप देखो साहिवाल जो है वो काऊ की वेराइटी और हमें बफलोज की बतानी है यहाँ पर, तो सूरती, नागपुरी एंड मुरा, दीज आर द 3 वेराइटीज। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है क्लियरली दैट विल बी द बी ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है बेटा, हिजारडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप विच इज डेवलप इन। हिजारडेल देखो बनाया गया था बाय द क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में एक लिया गया था बीकानेरी ईव, क्लियर, दैट इज अ वेराइटी ऑफ शीप, और उसको क्रॉस किया गया था विद द मेरिनो रैम्स। तो इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन से जो बना था दैट वाज अ न्यू वेराइटी विच इज नोन एज द हिजारडेल एंड इट वाज डेवलप्ड इन द पंजाब, नॉट इन राजस्थान, नॉट इन बिहार, नॉट इन HP, इट इज क्लियरली रिटन इन योर NCERT, इट वाज डेवलप्ड इन द पंजाब। तो 8 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, इन MOET, MOET इज टेक्निक, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक है हमारे पास विच इज अगेन यूज्ड फॉर द ब्रीडिंग इन केस ऑफ एनिमल। एट विच स्टेज द फर्टिलाइज एग्स आर सिलेक्टेड, फीमेल से हमने फर्टिलाइज एग सिलेक्ट करने हैं, तो कौन सी स्टेज पे जो फर्टिलाइज एग है उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो सिलेक्शन होगा व्हेन द एग्स आर बिटवीन 8 to 32 सेल स्टेज, क्लियर। तो करेक्ट जो ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट फॉल्स बिटवीन 8 to 32 बिकॉज दैट रिप्रेजेंट द मोरूला स्टेज which can be easily transferred। तो 9 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द A ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रीडिंग मेथड इज बेस्ट फॉर द एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल। अगर मिल्क प्रोडक्शन में दे आर लाइक बिलो एवरेज, ठीक है, और ग्रोथ रेट भी उनका बिलो एवरेज है, तो ऐसे एनिमल्स में अगर हमने ब्रीडिंग करनी है तो कौन सा मेथड है जो बेस्ट माना जाता है यहाँ पर। तो जो मेथड यहाँ पर बेस्ट है बेटा दैट इज द आउट क्रॉसिंग। इट इज़ नॉट द इन ब्रीडिंग, इट इज़ नॉट द क्रॉस ब्रीडिंग। स्पेशली अगर ये मैंशनड है आपके पास कि दे आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट इन बीफ, तो ये पर्टिकुलर अगर मैंशनड है तो इसके लिए हमेशा प्रेफर जो किया जाता है दैट इज द आउट क्रॉसिंग। तो नंबर 10 में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 11 आता है बेटा, बुल सीमेन फॉर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज स्टोर्ड इन। बुल का जो सीमेन है विच एक्चुअली कंटेन लार्ज नंबर ऑफ द स्पर्म, इनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज किया जाता है, तो इनको काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखना पड़ता है सो दैट दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लाइक वन प्लेस टू अनदर फॉर द यूजेज इन द ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो इनको किस में स्टोर किया जाता है ताकि जो स्पर्म्स हैं वो वाइबल रहे? आइस में स्टोर नहीं किया जाता, नॉट इन लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट इन लिक्विड ऑक्सीजन, दे आर बेसिकली स्टोर्ड इन द लिक्विड नाइट्रोजन। तो 11 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है बेटा, सम ब्रीड्स ऑफ द कैटल्स आर गिवन बिलो इन द लिस्ट। और ये जो ब्रीड्स आपके पास है इनमें से हमने बताना है कि कितनी हमारे पास एग्जॉटिक वेराइटी है। एग्जॉटिक मीन्स विच आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड लाइक फ्रॉम अदर कंट्रीज इन इंडिया, तो दोज आर कॉल्ड एग्जॉटिक वेराइटी। तो देखो इसमें नाम से आपको बहुत आइडिया हो जाएगा, अगर आप इनके नाम चेक करो, गिर जो है दैट इज अ काइंड ऑफ द इंडियन नेम, साउंड वैसा ही करेगा। जर्सी जो है दैट इज एक्सॉटिक वेराइटी, आयरशायर इज एन एक्सॉटिक वेराइटी, ब्राउन स्विस एक्सॉटिक है, रेड डेन एक्सॉटिक है, डैनिश है ये बेसिकली, हॉलस्टेन फ्राइजियन भी आपके पास अगेन एक्सॉटिक वेराइटी है। तो व्हेन यू सी द लिस्ट बेटा, तो इसमें आपके पास गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, नाम थोड़े वैसे इंडियन फैमिलियर साउंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दीज आर नॉट एक्सॉटिक वेराइटी, नाम से क्लियर है। दीज आर 1 then 2 then 3 then 4 then 5, तो टोटल वी हैव द 5 एक्सॉटिक वेराइटी ऑफ द कैटल्स इन द गिवन लिस्ट। तो ऑब्वियसली बेटा ऑप्शन अगर आप चेक करो तो डी ऑप्शन में आपके पास टोटल 5 गिवन है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर हाइजीन का होना ज़रूरी है ताकि कोई डिसऑर्डर या डिजीज़ ना हो सके। सेफ फार्म कंडीशन ज़रूरी है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। प्रॉपर फीडिंग और वाटर उनको मिलना ज़रूरी है अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट हमारे पास है डी। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, विच टाइप ऑफ द ब्रीडिंग एक्सपोज द हार्मफुल रिसेसिव जीन। किस टाइप के ब्रीडिंग प्रोग्राम में हार्मफुल रिसेसिव जीन जो है वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे? तो ये एक्सपोज होते हैं इन ब्रीडिंग टेक्निक में। इन ब्रीडिंग टेक्निक में वी एक्चुअली ब्रीड द ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू द सेम जनरेशन और एंसेस्टर, तो दैट कैन एक्सपोज द हार्मफुल रिसेसिव जीन विच इज बेसिकली कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ऑल्सो। नॉट इन केस ऑफ आउट क्रॉसिंग, नॉट इन केस ऑफ इंटरस्पेसिफिक, नॉट इन आउट ब्रीडिंग, बट इट इज इन केस ऑफ इन ब्रीडिंग। तो 14 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन। नंबर 15 हमारे पास है बेटा, मोर देन 70% ऑफ द लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज इन। 70% से ज़्यादा जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वो बेसिकली कौन सी कंट्री में है? फर्स्ट ऑप्शन है डेनमार्क, दैट इज इनकरेक्ट। इंडिया में है बट नॉट ओनली इन इंडिया, तो ये ऑप्शन भी आपके पास इनकरेक्ट है। चाइना में भी है बट नॉट ओनली इन चाइना, अगेन इट इज़ द करेक्ट डी ऑप्शन विच इंक्लूड द इंडिया एंड द चाइना। दोनों में मिला के देयर विल बी मोर देन 70% ऑफ द लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। तो 15 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, द चांस ऑफ कॉन्टैक्टिंग द बर्ड फ्लू फ्रॉम अ प्रॉपरली कुक्ड लाइक अबव 100 डिग्री सेल्सियस चिकन एंड एग आर। अब आपके पास अगर सपोज चिकन है या एग है और उसको आपने 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा के टेम्परेचर पे कुक करा या हीट करा, तो ऑब्वियसली जो उसमें पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है, तो बर्ड फ्लू के कांटेक्ट के चांसेस यहाँ पर ज़ीरो हो जाएंगे। वेरी हाई बिल्कुल गलत है, हाई भी नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है, तो ऑप्शन आपके पास आता है डी, नन ऑफ दीज फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 17 हमारे पास है तो बेटा, इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द बड एपिकल एंड एक्सिलरी बड्स आर फ्री ऑफ वायरसेस। ज़्यादातर अगर हम प्लांट्स की बात करें और उसमें सपोज करो आपके पास एक ऐसा प्लांट है जो कि ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्टेड है, तो उसके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे स्पेशली जो एपिकल बड या एक्सिलरी बड में है, दे आर फ्री ऑफ द वायरसेस। नाउ व्हाई दे डू नॉट कंटेन द वायरस?
पहला ऑप्शन है द डिवाइडिंग सेल आर वायरस रेजिस्टेंट, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. मेरिस्टेम हैव एंटीवायरल कंपाउंड, अगेन नॉट पॉसिबल. The cell division of the meristem is faster than the rate of the viral multiplication. Now that is the correct option. Meristematic cells are those cells which undergo continuous repeated mitotic division. So their rate of division is comparatively faster. जब आप उसको viral cell से compare करो. That is why they are not affected by the virus. They are said to be viral free. तो डी ऑप्शन आपके पास है, वायरस कैन नॉट मल्टीप्लाई विद इन द मेरिस्टम सेल, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, फंगीसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल. नाम से देखो क्लियर है, फंगीसाइड है, इट मस्ट बी यूज्ड अगेंस्ट द फंजाई, फंगल इन्फेक्शन. एंड एंटीबायोटिक्स ऑब्वियसली कॉमनली यूज्ड होती है अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो सबसे पहला ऑप्शन है एनहांस द यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस, क्लियर, एंड किल पैथोजेनिक फंजाई एंड बैक्टीरिया रिस्पेक्टिवली, जो कि बिल्कुल क्लियर है. फंगीसाइड इज टू किल द फंजाई विच कॉजेज द डिजीज इन प्लांट. एंटीबायोटिक आर यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया विच कॉजेज द डिजीज इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर. सी है किल ऑल द पैथोजेनिक माइक्रोब, सबको नहीं कर सकते, स्पेसिफिक है, फंगीसाइड है तो फंगस के ऊपर ये अटैक करेगा. किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड फंजाई रिस्पेक्टिवली. अब ये थोड़ा ऑपोजिट हो गया है बेटा, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है क्वेश्चन नंबर 18 में दैट विल बी द बी ऑप्शन, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 19 है यूज ऑफ द सर्टेन केमिकल्स एंड रेडिएशन टू चेंज द बेस सीक्वेंस ऑफ द जीन्स ऑफ द क्रॉप प्लांट. क्रॉप प्लांट में अगर जीन का बेस सीक्वेंस ऑल्टर करना है, उनको किसी तरीके से इम्प्रूव करना है, तो उनके ऊपर केमिकल्स या रेडिएशन जो कि म्यूटाजन का काम करते हैं उनका यूज़ किया जाता है. तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है RDNA टेक्नोलॉजी, जो गलत है. RDNA टेक्नोलॉजी में इन चीज़ों का यूज़ नहीं होता. बेसिकली वी यूज़ द वेक्टर फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेन जीन. ट्रांसजेनिक मैकेनिज्म आप इसको नहीं बोल सकते. म्यूटेशन ब्रीडिंग इसको बोला जाता है, बिकॉज ब्रीडिंग करवानी है, नई वेराइटी बनानी है, ठीक है, ऑल्टर करना है, तो वी हैव टू यूज द म्यूटाजन. सो दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग. जीन थेरेपी का मतलब होता है फॉल्टी जीन को रिप्लेस करना, एंड दैट इज कॉमनली अगेन बाय द बायोटेक्नोलॉजी. तो प्लांट के केस में स्पेसिफिकली पूछा है तो उसको नाम दिया जाता है म्यूटेशन ब्रीडिंग. तो 19 में जो करेक्ट ऑप्शन बना बेटा दैट विल बी द सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 20 है द साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच द क्रॉप प्लांट आर एनरिच्ड विद द सर्टेन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड. क्रॉप को जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है कि दे मस्ट कंटेन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ द विटामिन्स, मिनरल्स और लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स. तो इस प्रोसेस को बोला क्या जाता है? क्रॉप प्रोटेक्शन फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल भी नहीं. सेकंड ऑप्शन है ब्रीडिंग, जो गलत है. सी ऑप्शन है बायोफोर्टिफिकेशन. नाउ दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20. अगर जानबूझ के क्रॉप प्लांट को ऐसा बनाया जाए कि दे मस्ट कंटेन द हाई न्यूट्रिएंट एज कंपेयर टू देयर नॉर्मल वेराइटी, तो प्रोसेस को बेटा बायोफोर्टिफिकेशन बोला जाता है. डी है बायो रिमेडिएशन, जो ये नहीं है, गलत है. तो 20th में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. 21st हमारे पास आता है द टर्म टोटीपोटेंसी रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ व्हाट. टोटीपोटेंसी एक बहुत जनरल टर्म है बेटा, जो हम सेल चैप्टर में भी पढ़ते हैं. इट इज़ द power, or you can say capacity of a cell in which the cell undergo repeated division so that it can form a whole new organism. That is called the totipotency. So when you look at the option over here, first option आपके पास है it is the capacity of a cell to generate the whole new plant. Now that is correct. Second है bud to generate the whole plant. We do not talk about the bud over here. Totipotency always in terms of a property of a cell. तो second option is wrong. Seed to germinate is basically called germination. It is not totipotency. Cell to enlarge in size, it is called cell enlargement. ठीक है, it is not totipotency. Size बढ़ना is not totipotency. Number increase होना so that they can form the whole new organism, that is called totipotency. तो 21st में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन.
क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है बेटा, सम रिलीज्ड क्रॉप वेराइटी ब्रीड बाय द हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर द इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस आर गिवन इन द टेबल, सो फिल अप द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले क्रॉप में फर्स्ट आपको दिया है ब्रासिका, उसके सामने वेराइटी हमने बतानी है जो कि रेजिस्टेंट है टुवर्ड द एफिड्स। सेकंड जो वेराइटी है उसमें पूसा सेम 2 पूसा सेम 3 दिया है जो रेजिस्टेंट है टुवर्ड जेसिड, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर। थर्ड जो है वो पूसा स्वानी पूसा A4 है जो कि रेजिस्टेंट है फॉर द शूट एंड द फ्रूट बोरर। तो इसमें अगर मैं करेक्ट ऑप्शन देखूँ 22 में तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ए जो वेराइटी है वो पूसा गौरव है हमारे पास ब्रासिका की, बी में आते हैं बेटा फ्लैट बीन्स और सी में आपके पास आते हैं ओकरा। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा 22 में दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, 33% ऑफ द इंडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड GDP कम्स फ्रॉम वेयर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली 33% वो आते हैं उस फील्ड से जो इंडिया में बेटा बहुत कॉमन है, दैट इज ऑब्वियसली द एग्रीकल्चर। तो 23 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन विच इंक्लूड द एग्रीकल्चर। 24 हमारे पास है, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलील्स ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट के सारे जीन और सारे एलील्स को मिला के जो कलेक्शन बनती है उसको बेटा जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोला जाता है। जर्म प्लाज्म वर्ड इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द जीन और इट इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द एलील्स। When you talk about the protoplasm collection, it is the collection of the protoplasm, not the genes or the allele. Herbarium is the collection of the dried and the pressed specimen of the plant, which is used as a taxonomical aid. Soma clonal collection is basically the collection of the somatic cells. It is related with the somatic cell. It is not related with the genes or the allele. So the exact term for the collection is basically the germ plasm collection. So 24 में जो correct option बनेगा that will be the A option. 25th नंबर क्वेश्चन है, सोनालिका एंड द कल्याण सोना आर द वेराइटीज ऑफ। ये प्लांट में बेटा वेराइटीज बनती हैं सोनालिका एंड कल्याण सोना, एंड दीज आर द इम्प्रूव्ड वेराइटी विच हैविंग अ गुड प्रोडक्टिविटी। सो दीज आर द वेराइटी ऑफ द व्हीट हैविंग द गुड प्रोडक्टिविटी। एंड राइस की वेराइटी नहीं है, मिलेट की नहीं है, टोबैको की भी नहीं है। सोनालिका एंड कल्याण सोना आर ऑलरेडी रिटन इन योर NCERT. दीज आर द इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ द व्हीट्स which are used in crop production. तो 25th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 26 है, several South Indian state raises 2-3 crop of the rice crop of rice annually and the agronomic feature that make it possible because of। 2-3 क्रॉप जो है राइस की वो इकट्ठे एक साथ ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। किस वजह से कर सकते हैं? क्योंकि कहते हैं जो राइस प्लांट है वो शॉर्टर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, दीज आर नॉट द शॉर्टर प्लांट। क्लियर? देन उसके बाद बेटर इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से है नो अर्ली ईल्डिंग राइस वेराइटी। नाउ दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो आप 2-3 लगाते हो 2-3 तरह की राइस क्रॉप, इनमें से कुछ मतलब अर्ली राइपन हो जाती हैं, कुछ थोड़ा टाइम लेती हैं, तो आराम से उनको कलेक्ट किया जा सकता है। सो दीज आर कॉल्ड अर्ली ईल्डिंग राइस वेराइटी। डिजीज रेजिस्टेंट की वजह से पॉसिबल नहीं है कि हम इनको इकट्ठे ग्रो करवाएं, इट इज़ बिकॉज दे हैव अर्ली ईल्डिंग वेराइटी। तो 26 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन। 27 है, अ न्यू वेराइटी ऑफ द राइस वॉज पेटेंटेड बाय द फॉरेन कंपनी थ्रू सच वेराइटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दिस इज रिलेटेड टू व्हाट। मतलब वो वैरायटी ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट करती है, लेकिन फॉरेन कंपनीज अपना पेटेंट लेना चाहती हैं और उसको मार्केट में अपना प्रोडक्ट बना के दिखा के सेल आउट करना चाहती हैं। तो इस वैरायटी में आती है हमारे पास बासमती। क्लियर? जिसके ऊपर जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं या जो कंपनीज हैं दे हैव ट्राइड सो मैनी टाइम्स टू गेट द पेटेंट बट ऑब्वियसली द पेटेंट वॉज कैंसल्ड। तो 27 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। 28 हमारे पास, इन केस ऑफ इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक यूज।
तो जो ऑर्गेनाइजेशन बेटा इस चीज़ को रेगुलेट करती है, दैट वी ऑल्सो डिस्कस्ड इज GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, or you can say genetic engineering approval committee. So the correct option for the question number 28 is the D option. It is the only organization which regulate the rules and regulation so that the GMO, which are called genetically modified organism, उनको किस तरीके से मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, किस तरीके से वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होंगे, वो सब इसमें डिसाइड किया जाता है बाय दिस कमेटी विच इज कॉल्ड GEAC. क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, इन द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम द एंटायर कलेक्शन ऑफ द प्लांट एंड द सीड हैव ऑल द डाइवर्स एलील ऑफ द ऑल द जीन इन अ गिवन क्रॉप is called selection of the superior recombinant, which is completely wrong. Cross hybridization among the selected parent, that is again wrong. Evaluation in selecting the plant, no, it is basically the germ plasm collection जो particular हम use करेंगे plant breeding programs में. तो 29 में जो correct option बनता है that will be the D option. 30th क्वेश्चन हमारे पास आता है बेटा, टू ऑब्टेन द वायरस फ्री हेल्दी प्लांट फ्रॉम अ डिजीज्ड वन बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक, विच पार्ट ऑफ द डिजीज प्लांट विल बी टेकन. अब आपको पता है कि अगर डिजीज प्लांट हमारे पास है तो उसका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डिजीज कॉजिंग एजेंट, मे बी द वायरस, मे बी द बैक्टीरिया, बिकॉज दे हैव अ फास्टर रेट ऑफ डिवीजन एज कंपेयर टू इन्फेक्टेड सेल. और ये होता है एक्सिलरी बर्ड्स या फिर एपिकल बर्ड्स में. तो एपिकल मेरिस्टम ओनली लिखा है, ओनली है, इसलिए हम ये ऑप्शन कंसीडर नहीं करेंगे. पैलिसेड पैरेन्काइमा is not a meristematic tissue. Epidermis is not a meristematic tissue. Both apical and axillary meristem. Now that is the correct option. That is C. जहाँ से आप ले सकते हो कोई भी सेल या टिश्यू for the plant tissue culture technique because the cells are not infected by the virus or other pathogen. तो 30th में जो correct option बनता है that will be the C option. तो 31st क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, अ टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपिगेशन इज. माइक्रो प्रोपिगेशन इज बेसिकली अ टेक्निक इन द प्लांट टिश्यू कल्चर वेयर यू हैव द वर्ड माइक्रो. Micro word is actually coming from the very small. Either you can take a cell or you can take the tissue. Clear? And propagation means from this cell or a tissue we will produce a large number of the new plants or the new organism. So the technique is basically called the micro propagation. So when we talk about the micro propagation technique, तो first option आप लोगों के पास है यहाँ पर embryo rescue. Now that is not a part of the micro propagation technique. Somatic hybridization is again not a part of the micropropagation. Somatic embryogenesis. Now somatic embryogenesis is the correct option. Somatic word is coming from the diploid cell. Clear? Where you are taking from the like meristematic tissues. And embryogenesis means उससे हम नया plant, नए embryo का formation करेंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो प्लांट जो है वो एग्जैक्टली सेम बनेंगे, वेरिएशन नहीं होगी. नाउ दैट इज द बेनिफिट ऑफ द माइक्रो प्रोपिगेशन टेक्निक. प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज नॉट अ पार्ट विच इज इन्वॉल्व इन माइक्रो प्रोपिगेशन. तो 31st में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन. 32nd क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांस और इंड्यूस द फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चर में, तो उसमें सेल्स का जो प्रोटोप्लास्ट है उसका फ्यूजन कैसे करवाते हैं? बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडोल, एसिटिक एसिड एंड जिब्रेलिन. नो, दीज आर द प्लांट हार्मोन, दीज आर नॉट यूज्ड फॉर द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. Sodium chloride and potassium chloride are not used for the protoplast fusion. Polyethylene glycol, which is commonly known as the PEG, and sodium nitrate. Now these two compounds are used for the protoplast fusion. They actually help in fusion of the membrane so that there can be the tissue culture. D option में है indole, acetic acid and kinetin. Again both are hormone and they are not used in the protoplast fusion. So correct option जो बनता है बेटा क्वेश्चन नंबर 32 में, that is the C option.
33rd नंबर है द प्रोसेस ऑफ द आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट विच आर रेजिस्टेंट टू। आरएनए इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना है इसमें एमआरएनए को बनने नहीं दिया जाएगा, इस एमआरएनए को डिग्रेड कर दिया जाता है ताकि ये अपना प्रोडक्ट ना बनाए। प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो देयर कैन नॉट बी एनी इन्फेक्शन। दिस इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस। तो इसमें जो प्लांट है बेटा उनको रेजिस्टेंट बनाया जाता है टुवर्ड्स द निमेटोड इन्फेक्शन, जो बेसिकली एक तरीके के वर्म्स हैं जो प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करते हैं, स्पेशली द टबैको प्लांट्स। तो 33rd में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन, निमेटोड्स। 34 है बेटा हिमगिरी डेवलप्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर द डिजीज रेजिस्टेंट अगेंस्ट द रस्ट पैथोजन इज अ वेराइटी। कौन सी किसकी वेराइटी है हिमगिरी जो कि बेटा रेजिस्टेंट थी टुवर्ड द रस्ट पैथोजन? नाउ इट वाज द वेराइटी ऑफ द व्हीट। चिल्ली की वेराइटी नहीं थी, मेज नहीं था, शुगर केन नहीं था। इट इज़ द मोस्ट फेमस वेराइटी ऑफ द व्हीट विच इज़ हाईली रेजिस्टेंट टुवर्ड द रस्ट पैथोजन, सो दैट एक्चुअली इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली इससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी इन टर्म्स ऑफ दिस व्हीट। तो 34 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 35th हमारे पास है बेटा वेयर द टाइचुंग नेटिव 1 वॉज डेवलप। अब टाइचुंग नेटिव 1 जो है वो बेसिकली TN1 भी बोला जाता है शॉर्ट में इसको, एंड इट इज़ द improved variety of the rice you can say which actually play a very important role in the green revolution, जिसने green revolution में बहुत एक important role भी play किया था। and this rice variety was actually the semi dwarf variety which is having the increased productivity and ठीक है, तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया गया प्लांट की उसमें प्रोडक्शन में। तो टाइचुंग नेटिव 1 जो वेराइटी थी राइस की वो बेसिकली डेवलप हुई थी ताइवान में, नॉट इन द टराइवा, नॉट इन द टोक्यो, नॉट इन द टैलन, इट वाज डेवलप्ड इन द ताइवान। तो 35th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। 36 हमारे पास आता है बेटा द स्पीशीज ऑफ द शुगर केन विच आर ग्रोइंग इन द नॉर्थ इंडिया एंड हैविंग द पुअर शुगर कंटेंट एंड यील्ड। पुअर शुगर कंटेंट है और उनकी प्रोडक्शन जो है मतलब पर सीजन या पर ईयर जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम है। नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलर ये वेराइटी आपको मिलती है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द वेराइटी? द वेराइटी इज द सेकैरम ऑफिसनेरम। इट इज नॉट द सेकैरम बारबेरी, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द नॉर्थ इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन जो 36 में बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन। 37 है बेटा वन ऑफ द ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ द प्रोटीन फॉर द एनिमल एंड द ह्यूमन न्यूट्रिशन इज। तो इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, देखो प्रोटियोमिक्स इज नॉट द alternate source, double cell protein is not the alternate source, it is a single cell protein. Single cell protein is commonly called SCP जो tablets की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट्स में, and these act as a food supplement which can be taken to like increase the protein content. They are highly nutritious. तो जो ये एस्ट्रोनॉट्स हैं अपने साथ बहुत सारा SCP लेके जाते हैं तो उनको एज अ फूड की फॉर्म में वो कंज्यूम भी करते हैं एंड इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्लियर? और इसमें जो मेंबर हैं जो SCP में हम ज़्यादातर इंक्लूड करते हैं वो बहुत सारे मेंबर हैं बेटा BGA के, दैट इज़ अ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें यू कैन राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ द नॉस्टॉक, यू कैन राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ द स्पाइरुलिना। क्लियर? सो 37 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 38 हमारे पास है सिंगल सेल प्रोटीन इज एन ऑल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्स फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन फॉर्म फ्रॉम द सर्टेन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं? तो फर्स्ट जैसे स्पाइरुलिना है दैट इज ऑब्वियसली द BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, इट इज करेक्ट। Methylophilus methylotrophus is again a type of the eukaryotic organism which is actually used for the production of the single cell protein. तो ये भी क्लियर है। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा 38 में दैट विल बी द C ऑप्शन विच इंक्लूड बोथ A एंड B। तो 38 में करेक्ट ऑप्शन है हमारा C ऑप्शन।
39 है बेटा, माइक्रोब्स लाइक द स्पाइरुलिना, मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोफस कैन बी ग्रोन ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल एज अ सोर्स ऑफ गुड. Obviously these are the good source of the protein. And why they are called single cell? Because body is just made up of one cell. That is why these are called single cell protein, which can be used as a very good source of the protein by the human and even the animal. तो फैट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इट कंटेन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन. तो 39 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन. 48 हमारे पास है, सिंगल सेल प्रोटीन रिड्यूस व्हाट. अगर हम HCP का ज़्यादा यूजेज रखें अपने इन्वायरमेंट में, अपने डाइट में, तो इससे क्या चीज़ रिड्यूस होती है? फर्स्ट है बेटा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो करेक्ट है. ग्रीन हाउस इफेक्ट का SCP से कोई लिंक नहीं है. ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट रिलेटेड विद द SCP. प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप इज नॉट रिलेटेड विद द HCP. Basically, HCP is produced by those organism whose body is made up of single cell, mostly bacteria या कुछ आपके algae के members हैं. They actually used those compound which somehow present as a waste material in the environment. So they degrade those compounds so that they can make the protein. तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में से वेस्ट को ये कम कर रहे हैं, पॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं. सो दे एक्चुअली रिड्यूसेस द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. 41 है, 250 ग्राम ऑफ मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस बैक्टीरियम हैज़ बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस हाउ मैनी टन्स ऑफ प्रोटीन. तो नाउ यू कैन सी कि व्हाई दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड for the production of the HCP, because they contain a very good amount of the protein. So 250 gram अगर हम बैक्टीरिया लेते हैं which is मिथाइलोफिलस बैक्टीरिया, तो वो कितने टन्स ऑफ प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है? इट एक्चुअली प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन. एंड इट इज़ ऑलरेडी मैंशनड इन योर NCERT बेटा. एग्जैक्टली वैल्यू वहाँ पर गिवन है 25 टन्स ऑफ प्रोटीन. नाउ यू कैन सी कि कितना ज़्यादा ये प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज़ वाई दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन एज वेल एज द एनिमल्स. 42 आता है, हेयरी लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस टू. काफ़ी प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं वो हेयरी होते हैं. वो किसके लिए बेटा रेजिस्टेंस माने जाते हैं? दे आर रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट पेस्ट, नॉट टू द बैक्टीरिया, नॉट टू द वायरस. बॉल वॉर्म के ने नहीं है, वो इंसेक्ट पेस्ट के लिए हैं. हेयरी लीव्स होंगे तो कहीं ना कहीं वो इंसेक्ट पेस्ट को थोड़ा रिपेल करेंगे. ठीक है, तो 42 में करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास ए ऑप्शन. 43rd है, सॉलिड स्टेम इन द वीट एग्जिबिट द नॉन प्रेफरेंस. ऑब्वियसली अगर वीट में सॉलिड स्टेम है तो किसको, मतलब कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है जो इससे रिपेल होगा, जो वीट के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है, जेसिड्स नहीं है, फ्रूट बोरर नहीं है, स्टेम बोरर नहीं है. इट इज़ अ स्टेम सॉफ्लाई विच एक्चुअली रिपेल्ड बाय द वीट हु इज़ हैविंग द सॉलिड स्टेम. तो 43rd में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन. 44 एंड कॉटन, द स्मूथ लीव एंड एब्सेंस ऑफ द नेक्टर. स्मूथ लीव है और बेटा नेक्टर एब्सेंट है, तो ये डेफिनेटली किसको रिपेल करेंगे? ये रिपेल करेंगे बॉल वॉर्म्स को, बिकॉज दे आर मोस्टली अटैकिंग द कॉटन्स. It is not repelling the sawfly, not the beetle, not the jacid. It actually repel the bollworms. तो 44 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन. 45th है बेटा, हिडन हंगर कैन बी डिफाइंड एज. नाउ व्हाट इज हिडन हंगर? देखो फर्स्ट ऑप्शन है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अनएबल टू बाय द इनफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, फिश एंड मीट एंड दस सफर फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन एंड प्रोटीन. नाउ दैट इज कॉल्ड द हिडन हंगर. दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द हिडन हंगर, कि काफ़ी लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से उनकी बॉडी में हमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, विच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ डिजीज लेटर ऑन. तो इसको बोलते हैं हिडन हंगर. दैट इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द हिडन हंगर, व्हेन दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द न्यूट्रिशियस और द बैलेंस्ड फूड. क्लियर? तो 45th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास दैट विल बी द ए ऑप्शन. अगर हम बी ऑप्शन की यहाँ पर बात करें तो इसमें लिखा है पीपल आर अनएबल टू बाय द हेल्दी ड्रिंक्स आइटम. इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द हेल्दी ड्रिंक्स आइटम, इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद द हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट.
ठीक है, विच इंक्लूड मीट, मिल्क, फ्लैश, मीट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. सी ऑप्शन है पीपल आर अनएबल टू बाय जंक फूड. ऑब्वियसली जंक फूड से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज जंक फूड इज नॉट हेल्दी इन एनी टर्म. जंक फूड इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू द पर्सन. All of the above is not possible. It is actually when someone is not able to buy the enough fruits जो कि उनकी बॉडी की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके. तो 45th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा बेटा, दैट विल बी द ए ऑप्शन. Clear? So this include all of the previous year questions and the other practice question on the topic of strategies for enhancement in food production. So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye bye.